कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो दंगल है जहां पर वही ओपोनेंट जीतेगा जो स्ट्रोंग साइड में होगा। अगर आप स्ट्रोंग नहीं हो, आपने अपनी स्किल्स को इनहेंस नहीं किया, तो बेशक से आप 8 साल प्रिपरेशन करते रहो, आपका प्री या फिर मेंस कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। और जो बच्चे ये चीज फेस कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डिसाइड करना कि हमको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कोई एक सोर्स फॉलो करना है या किसी की बातें माननी है, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करनी है, ये होता क्या है। तो सुनो एक बार, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हम प्री में एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे और एक्यूरेसी मेंटेन करने से हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता, आप तो गलत हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, बिना स्पीड के आप प्री क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई पीओ प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 इंग्लिश के रहते हैं, 35 क्वांट के रहते हैं, 35 रीजनिंग के रहते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होता है। अब आप देखो, जो बच्चे एक्यूरेसी को चेज करते हैं उनका क्या रहता है। तो अगर वो 100 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इसमें अगर वो 100% एक्यूरेसी ले भी आए, 100%, तो पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा था। पहले उस पर बात करते हैं। लेवल इजी था, मॉडरेट था, या टफ था। अगर लेवल टफ था तब आपको फायदा मिलेगा 5 से 7 नंबर का, आपके नंबर इंक्रीज होंगे। अगर लेवल मॉडरेट था तो आपका फायदा कुछ नहीं होगा, आपके मार्क्स कांस्टेंट रहेंगे, या मैक्स टू मैक्स 1 नंबर या 2 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर लेवल इजी था तो आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे। ये बातें ध्यान से समझ लो। यह कंपटीशन ऐसा क्यों होता है। एक एग्जाम में अगर 12 शिफ्ट आती है जो कि 3 दिन चलती है, तो आप खुद सोचो, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन का होना लाजमी है। ये होता क्या है नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर्स, सभी शिफ्ट के स्कोर्स को एक लेवल पे लेके आया जाता है। इसका कुछ फॉर्मूला रहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है एग्जाम की, जिसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है। अब ऐसे में आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप खुश हो रहे हो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके विद 100% एक्यूरेसी इजी इजी शिफ्ट के अंदर, तो आपके मार्क्स बाबू 40-42 आएंगे 100 में से। आप एग्जाम से बहुत दूर हो। और अगर कट ऑफ चलेगी 58 पे, 59 पे, 100 में से, जो कि लास्ट ईयर गई थी और लगभग इतनी ही जाती है हमेशा, तो आप बताओ कहाँ पर कितना दूर हो आप, वो आप अचीव कर ही नहीं पाओगे। अगर लेवल मॉडरेट आ गया तो ऐसे में हो सकता है आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो या तो आपके 85 नंबर आ जाए, या 51 या 52 मैक्सिमम, तब भी आप पीछे हो। और अगर शिफ्ट टफ है तो भी आपके 50 में मैक्सिमम, चलो मान के चलते हैं 8 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, तब भी आपके 58 के आसपास नंबर आएंगे। तब भी आप, अगर कट ऑफ चलेगी 59 या 59.5, तो आप बाउंड्री पे रह जाओगे। ये चीजें कोई समझता नहीं है, आप भेड़ चाल चल रहे हो। और यही रीजन है कि आप फेल होते हो, FAIL, फेल। ये है इसका रीजन। क्यों? क्योंकि आपने आंखें बंद कर रखी है। तो प्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो, दूसरा बच्चा जो स्पीड मेंटेन करता है वो क्या करेगा। तो सुनो ध्यान से। तो जो बच्चे स्पीड पे फोकस करते हैं प्री में, वो क्या करेंगे कि 100 में से उसी सेम एग्जाम में, उसी शिफ्ट में 70 क्वेश्चन या इससे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, 70 या 70+। अब ऐसे में अगर इनकी एक्यूरेसी 100% ना भी हो, कोई इशू नहीं है, 90% भी है ना, तब भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा बहुत प्यार से। कैसे होगा तो देख लो। अब मान के चलते हैं इसमें भी 3 लेवल है। एक है इजी लेवल, एक है मॉडरेट लेवल, और तीसरा टफ लेवल। देखो, अगर टफ लेवल में कोई 70 करके आ रहा है तो वो लिटरली बहुत डेडली ओपोनेंट है, उसको compete करना मजाक की बात नहीं है। तो ऐसे में इसके मार्क्स टॉपर्स में आते हैं, 70 तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है 77 78 इतना चले जाए। और कट ऑफ कितनी जाती है, 59 60 के आसपास मान के चलते हैं। तो बहुत ज्यादा लीड है, ये टॉपर्स में आते हैं बच्चे। और ऐसे बच्चे आते कैसे, ये बेसिकली बनते हैं, ये चीजों को इनहेंस करते हैं, अपनी स्किल पे काम करते हैं, अपनी कमियों पे ध्यान देते हैं। अब अगर मान के चलते हैं मॉडरेट लेवल आया और इसके अटेम्प्ट 70 थे, तो इसके मार्क्स अगर एक्यूरेसी इसकी 100% नहीं भी है ना, तब भी इसके मार्क्स आराम से 65 तक आ जाएंगे, 65 64 63 तक।
और ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। और लगभग 80% के आसपास स्टूडेंट्स हमेशा यही कैटेगरी के होते हैं, ये वाले मॉडरेट वाले। ये है इसकी रियलिटी। आप कभी भी जब एसबीआई पीओ का रिजल्ट आता है ना प्री का, आप मैक्सिमम बच्चों की जो स्कोर कार्ड देखोगे, तो अगर कट ऑफ मान के चलते 59 पे गई है ना, तो 80% बच्चे आराम से आपको 2 से 5 नंबर के बीच में मिलेंगे, जो इससे ऊपर होंगे। यानी कि उनके मार्क्स 60 से 65 मैक्सिमम होंगे। ये है रियलिटी 80% बच्चों की जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। हार्डली 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लीड एक्चुअली में 10 या उससे ज्यादा होगी एसबीआई पीओ जैसे प्री एग्जाम में। तो ये है आपको समझने की जरूरत। अब अगर मान लो लेवल इजी आता है, आप देखो, आपने 50 अटेम्प्ट किए थे पहले एक्यूरेसी के चलते, और इसने अटेम्प्ट किए 70 स्पीड के चलते। अब इजी में दोनों के जो अटेम्प्ट थे वो ये थे। अब ऐसे में जो 50 वाला है उसके मार्क्स आएंगे 40, 42, या हो सकता है 38 भी आ जाए। ठीक है। लेकिन ये जो 70 वाला है ना, इसके मार्क्स आएंगे आराम से 58, 59, 60, इसके अराउंड। या चलो और लिस्ट में 55 तक मान लो। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लो, हो सकता है इसका एग्जाम भी क्वालिफाई ना हो, क्योंकि इसकी इजी शिफ्ट थी। तो इजी शिफ्ट के अंदर आपको अटेम्प्ट भी 75, 80 करने पड़ेंगे एसबीआई पीओ प्री जैसे एग्जाम में, या फिर आरआरबी पीओ प्री जैसे एग्जाम में, जहाँ कंपटीशन बहुत टफ रहता है। और आरआरबी पीओ का जो प्री होता है वो 80 मार्क्स का रहता है, वो थोड़ा अलग रहता है, वहां पर इंग्लिश नहीं आती। राइट। तो ये कुछ फंडामेंटल्स है जो कि आपको समझने की जरूरत है और इस पर काम करने की आवश्यकता है। बिना इनको समझे आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मार्क्स इंक्रीज करने हैं, कैसे परसेंटाइल को इंक्रीज करना होता है, तो आप ही हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिपीटर्स और बिगिनर्स, ये 2 ग्रुप हमने अभी लॉन्च किए थे, जिसमें दोनों में सीट 300 है, बस लिमिटेड है। रिपीटर्स अभी ग्रुप फुल होने वाला है, इसके एडमिशन हम क्लोज कर देंगे 1-2 दिन में या फिर 3 दिन में। और बिगिनर्स में भी हम जल्दी ही एडमिशन क्लोज कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो और एक मेंटोर के अंडर काम करना चाहते हो, उनके गाइडेंस के अंदर, तो आप एनरोल कर सकते हो। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो की, वहां से आके आप देख लेना। हाँ, एक बात और, देखो, ये जो ग्रुप है ना, ये मेंटोरशिप ग्रुप है। यहाँ पर आप सभी को मैं एक साथ एक ट्रैक पे लेके आऊंगा, आपको गाइड करूंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, कैसे अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज करना है। और रिपीटर्स का जो ग्रुप है उसमें वो बच्चे रहेंगे जो 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, 8 साल से प्री पे प्री दिए जा रहे हैं, बट उनके प्री क्वालिफाई नहीं हो रहे, या वो मेंस में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्री और मेंस दोनों के लिए गाइड किया जाएगा रिपीटर्स को। जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो होंगे जो अभी तैयारी शुरू की है जिन्होंने, उनको हम 2 से 3 महीने पहले प्री पे लेके आएंगे, फिर हम उनको मेंस का करवाना शुरू करेंगे। और ये अलग से ग्रुप है करंट अफेयर्स का, यहाँ पर 550 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं। और ये बहुत ही खतरनाक ग्रुप होने वाला है। यहाँ पर कंप्लीट मेंटोरशिप रहेगी करंट अफेयर्स के बारे में, जहां पर हमारे जो नोट्स पीडीएफ है करंट अफेयर्स के, राइट पेपर्स के, लेक्चर्स के, उन्हीं के टारगेट्स होंगे। और पूरे डूज एंड डोंट्स होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करंट अफेयर्स याद करनी है। और एक डेडिकेटेड एटमोस्फेयर पूरा यहाँ पर रहेगा। एंड इसकी वीडियो आई विल पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, वो आप जाके देख लेना। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो देखो, अभी हमने बात की थी प्री की, तो मेंस में क्या होता है, मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। काफी बच्चे एक लूप में फंसे हैं। किस लूप में, कि हमको अर्थमेटिक को स्ट्रोंग करना है या हमको क्वांट को स्ट्रोंग करना है, उसके लिए हमको कैट लेवल की क्वेश्चन पेपर सोल्व करने पड़ेंगे, कैट लेवल के। देखो ये, अब मैं क्या बोलूं, अगर आपका जो क्वांट है ना, वो आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन अगर आप इसमें वीक हो क्वांट के अंदर, तो आपको सब कुछ नहीं करना। आपको 5, 6 या 7 चैप्टर्स करने हैं, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, जिसमें ट्रेन आ जाएगा। दूसरा बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। उसके अलावा चौथा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। एंड उसके अलावा कौन सा बच गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ये 5 चैप्टर कर लो आप, मेंस आराम से आपको क्वालिफाई हो जाएगा। देखो, मेंस में जो लीड आती है ना, वो आती है करंट अफेयर्स और इंग्लिश में। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपका मेंस क्वालिफाई करवाते हैं। 90% बच्चे, या कम से कम लेके चलते हैं एकदम लीस्ट से लीस्ट 70% बच्चे इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से मेंस क्वालिफाई करते हैं।
वो क्वांट में हमेशा वीक रहते हैं या फिर एवरेज रहते हैं। सिर्फ 20-30% बच्चे होते हैं हार्डली जो इसमें एक्सीलेंट होते हैं। लेकिन अगर इन्होंने भी करंट अफेयर्स पे काम नहीं किया तो वो कभी भी आपसे आगे नहीं जा पाएंगे। ये चीज ध्यान रखो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनो ध्यान से। मान के चलते हैं आरआरबी पीओ का मेंस है, ठीक है। सो आरआरबी पीओ के मेंस में होता क्या है, जो करंट अफेयर्स है वो 40 नंबर की होती है, 40 मार्क्स की होती है, और क्वांट यहां पर 50 मार्क्स की होती है। ओके। अब यहां पर दो स्टूडेंट है, एक ए है और दूसरा बी है। तो दोनों क्या करेंगे? तो देखो, जो स्टूडेंट ए है उसके करंट अफेयर्स में मार्क्स आते हैं, यहाँ हम इसको लिख लेते हैं करंट अफेयर्स। यहाँ आ गया क्वांट हमारा, ये हमारा बॉक्स बन गया। यहाँ पर इसको हम करते हैं कैलकुलेट, ताकि आपको एक रियलिटी पता लगे कि क्या होने वाला है मेंस के अंदर और क्या होता है एक्चुअली में। तो स्टूडेंट ए के करंट अफेयर्स में मार्क्स आते हैं 8, कितने में से? 40 में से, ठीक है। ये टोटल है, टोटल 40 किसका? करंट अफेयर्स का। इसका कितना है टोटल? 50 किसका? क्वांट का। और दूसरी तरफ स्टूडेंट बी के इसमें मार्क्स आते हैं 20 करंट अफेयर्स में। अब स्टूडेंट ए का क्वांट अच्छा है तो यहाँ पर ये 30 मार्क्स ले आता है, और यहाँ पर इसका क्वांट एवरेज है तो यहाँ सिर्फ ये 15 या 16 मार्क्स ले आता है। अब इसके मार्क्स कितने हो गए? स्टूडेंट ए के 38 नंबर हो गए, इसके कितने हो गए? 35 से 36 नंबर। क्या पता ये 20 भी कर ले, तो ऐसे में इसके नंबर 40 भी हो जाएंगे। अगर इसके नंबर 40 है तो ये इससे आगे आ चुके हैं जो क्वांट वाला है। क्यों? क्योंकि इससे करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग था। और अगर इसके करंट अफेयर्स में 22-25 नंबर आ गए, तब तो ये 5 से 7 नंबर उससे आगे चले जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो साफ साफ कि बैलेंस की बहुत जरूरत है। अगर आपका क्वांट वीक है तो उसको एवरेज लेके आओ, ताकि आप कम से कम आधे मार्क्स तो लेके आओ। बाकी की लीड इससे ज्यादा फैच करो करंट अफेयर्स में। अब तीसरा कॉलम बनाते हैं इंग्लिश का। अब स्टूडेंट ए का इंग्लिश वीक है, इसने पूरा काम किया है क्वांट पे और रीजनिंग पे। ऐसे में इसके इंग्लिश जो जो कि 40 मार्क्स की आती है आरआरबी पीओ में मेंस में, इसके इंग्लिश में आते हैं 15 नंबर, और आपके यहाँ पर आते हैं 25 नंबर। तो आप कितना आगे हो? 10 आगे हो। अब अगर इसका टोटल किया जाए तो आपके यहाँ पर लगभग 60 मार्क्स आराम से बन चुके हैं, किसके? स्टूडेंट बी के। अब अगर इसका टोटल किया जाए स्टूडेंट ए का, तो यहाँ देखो इसके अभी भी यहाँ पर 53 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, 8, 30, 15 मिला के। तो कौन है लीड के अंदर ज्यादा? 60 वाला। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस, और ये हर एग्जाम में अप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी क्लरिकल का एग्जाम हो या फिर वो कोई भी पीओ का एग्जाम क्यों ना हो, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। आई होप आपकी आंखें खुल चुकी होगी। तो जब बात दंगल की आ जाए ना, जो इस वीडियो का जो टाइटल है दंगल, वो क्यों है? दंगल इसलिए है क्योंकि आपको दिमाग से काम करना पड़ेगा। दंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकली और दूसरा होता है मेंटली। फिजिकली होता है स्पोर्ट्समैनशिप में, मेंटली होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको स्मार्टली चलना है, मेहनत भी करनी है तो स्मार्टली करनी है। नहीं पता तो मेरे गाइडेंस के अंडर आ जाओ, आपका बेड़ा पार करवा देंगे। लेकिन मेहनत करना आपका काम है। मेहनत नहीं की तो फिर चाहे मैं हूं, चाहे भगवान साक्षात क्यों ना आ जाए, आप तब भी फेल हो जाओगे, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। और अगर 300 बच्चे एक ग्रुप के अंदर है ना, तो 300 में से कुछ 40, 50 या 60 बच्चे होते हैं जो एक्चुअली में बहुत मेहनत करते हैं और रिजल्ट देते हैं। बाकी के 200 बच्चे तो मस्ती करेंगे, देखना। और ये होता है एक्चुअली में। जैसे एक घर में अगर 5 बच्चे हैं तो कोई एक या दो ही सक्सेसफुल होते हैं, 3 ऑन एन एवरेज हमेशा नाकामयाब रहते हैं। और यही लोग ताने मारते हैं माँ बाप को कि आपने हमारे लिए किया ही किया। अब एक्चुअली में पता है दिक्कत क्या है? गलती माँ बाप की नहीं है, गलती इन बच्चों की है। ये बच्चे ऐसे निकले। तो ऐसे ही एक टीचर होता है, अगर 300 बच्चे हैं और 300 में से अगर 100 बाद में जाके गालियां भी देते हैं ना, तो सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नालायक है, ढीठ है, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो फेलियर के लिए बने हैं और फेल होते रहेंगे। और इन केस अगर कामयाब हो भी के, तो मेंटली उनका जो करेक्टर है वो यही रहेगा, हमेशा कंप्लेंट वाला। खुद की कमियों को आप नहीं देखोगे। एक ऑफिसर माइंडसेट जो होता है
एक जो मैच्योर माइंडसेट रहता है वो अपनी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करता है। अगर आप किसी की गाइडेंस के अंदर, किसी टीचर की, मेंटोर की, अगर 10% भी आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो ना, तो वो प्रोग्रेस होती है, वो उनकी वजह से आई है, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया है। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे अपने करियर में जो 6 साल से 8 साल से प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, मेंस तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो प्री के चैंपियन होते हैं और 4-5 साल से 6 साल से सारे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, बट जैसे ही बात मेंस की आती है उनके बेर बिखर जाते हैं, बस आउट। वो क्यों? क्योंकि ये हमेशा करंट अफेयर्स को और इंग्लिश को लाइटली लेते हैं। अगर थोड़ा काम कर लेते तो इनका कब का मेंस क्वालिफाई हो जाता और ये इंटरव्यू में चले जाते, पीओ के एग्जाम्स में। तो ये सच्चाई आपको दिखानी थी। दंगल करना है तो फिजिकली मत करो, मेंटली करो, स्मार्टली करो एफर्ट। अगर डायरेक्शन लेस एफर्ट करोगे तो आज तक आप हमेशा फेल होते आए हो, आगे भी फेल होना है, तय कर लिया है आपने। अगर डायरेक्शन ओरिएंटेड एफर्ट करोगे कि एग्जाम की डिमांड क्या है, तो आप 100% रिजल्ट लेके जाओगे। अगर 5 साल पहले जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे या फिर 10 साल पहले, अगर वो ये कहते हैं कि प्री में एक्यूरेसी मेंटेन कर लो बस आपका क्वालिफाई हो जाएगा, गलत कहते हैं। एग्जाम का ट्रेंड चेंज होता है, जैसे जनरेशन चेंज होती है ना, ऐसे ही एग्जाम का ट्रेंड भी चेंज होता है। अब जो ट्रेंड बन चुका है वो स्पीड का बन चुका है गेम। और ये बच्चे वो एग्री करेंगे जो कंटिन्यूअसली प्री क्वालिफाई कर पा रहे हैं और जिनके मॉक में 85 से लेकर 95 परसेंटाइल आराम से आते हैं, और यही बच्चे मैक्सिमम क्वालिफाई करते हैं। तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, अपने आप को अडेप्टेबल बनाओ, अपनी कमियों पे काम करो, और अगर टीचर की नीड है तो मेरे पास आ जाओ, बाकी आपका डिसीजन है। जैसे ही सीट क्वालिफाई हो जाएगी दोनों की, इसका एडमिशन का जो लिंक है वो रोक दिया जाएगा, फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। और एक बात और, ये पहला और आखिरी ग्रुप है कंप्लीट मेंटोरशिप का। अगले साल से मुश्किल है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से अफोर्ड करेंगे। फ़ायदा उठाना है तो उठा लो अभी से, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में जाके। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।